वेल, पीपीटी भी दिखाई दे रही है ना? आई होप यू आर एबल टू सी द पीपीटी एज वेल. Yes. Are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Well, okay, fine. So today we are going to start with the first unit, first topic, that is sources of Maratha history. And out of these sources, there are three sources that we are going to discuss: Bakhas, Ajnapatre, and Shakavali. So we are going to start with Bakhas today. Bakhas used to be the record of the important event written in the Modi script, and I'll tell you how the Modi script looks like. एंड इट इज बिलीव दैट, ये जनरली आमतौर पे कई लोग विश्वास करते हैं कि जो अरबी शब्द है खबर, उससे ये अपभ्रंश होके बखर बन गया मराठी में. लेकिन फिर भी उसमें इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्कॉलर्स. देर आर सर्टन difference of opinion. Well, now these buckers which were written, lot many buckers were lost when Mughals they conquered Raigad after the death of Chhatrapati Sambhaji in 1689. After the killing of some Chhatrapati Sambhaji by Aurangzeb, Raigad was captured, and the Mughals they burned the office, they burned the record, and lot many buckers were lost probably. And that is the reason we find buckers on Shivaji, Chhatrapati Shivaji, but those buckers were written after him. We don't find the buckers that were written when Shivaji was alive. Uh, so it's from late 17th to early 19th century that most of the buckers were composed. I told you about the मोडी स्क्रिप्ट. मोडी स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया. ये देखिए, मोडी स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी जाती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. तो ये जो शब्द होते हैं मराठी अल्फ़ाबेट्स के, देवनागरी अल्फ़ाबेट जो कि हिंदी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को थोड़ा तोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है. मराठी में तोड़ने को बोलते हैं मोड़ना. तो जब शब्दों को मोड़ के लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं मोड़ी. तो ये थोड़ी फास्ट लिखी जाती है. इसमें क्या होता है ना, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ये देखिए, ये आ, ई, ऊ जो हम अल्फ़ाबेट्स मराठी के या हिंदी के शुरू में सीखे स्कूल में, उसी तरीके से ये है क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, आ, ई, सॉरी, क, का. यू सी, का किस तरीके से लिखा है आप देखेंगे, है ना? तो इसी को ही यहाँ दोबारा कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, आप दोबारा पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको. एक बार यहाँ से जो लिखना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मल जो देवनागरी लिपि होती है उसको क करके फिर का अगर करना है, तो क लिखने के बाद में आपको कलम उठानी पड़ती है, और उसके बाद में फिर एक वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, काना बोलते हैं मराठी में, ओ देना होता है ना. तो उसी तरीके से देखिए, की लिखते समय आपको एक, कम से कम एक बार पेन जरूर उठानी पड़ेगी. लेकिन यहाँ मोडी लिपि में पेन उठाने की जरूरत नहीं है. क का की कू, इस तरीके से लिखा हुआ है सारा. तो ये आमतौर पर इसमें जो एंसेंटर्स होते थे, उनकी ब्रेवरी, उनके शौर्य के बारे में इसमें लिखा होता था. लेकिन बखर को हम लोग बहुत विश्वसनीय इतिहास के साधन नहीं मानते, क्योंकि बखरकार जो होते थे, जो बखर लिखते थे, उनको इतिहास का बोध उतना नहीं होता था. जो भी बातें वो सुनते थे, जो भी उनको कुछ तो बातें उन्होंने खुद देखी होती थी, कुछ बातें सुनते थे, उसके बारे में वो लिख लेते थे बिना अधिक जांच पड़ताल किए कि बात सत्य है या नहीं है. और आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो जिस हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में वो लिखते थे, उनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे. मेमोरी के ऊपर जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे सभासद बखर के बारे में, तो ये छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति ने जो छत्रपति शिवाजी के साथ में जिन्होंने काम किया था. लेकिन ये लिखा हुआ है कब? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के 16 साल बाद. तो 16 साल के छत्रपति
की मृत्यु होकर ही 16 साल हो गए, और उसके कई साल पहले उन्होंने काम करते थे छत्रपति शिवाजी के बारे में, और उन सब सालों के बारे में ये बातें लिखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी मेमोरी, उनको कितना याद हुआ होगा, कितनी बातें थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, वो यू डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, जैसे कि आज से 15 साल पहले कुछ बातें तो मुझे याद होगी, लेकिन कई सारी बातें हैं जो कि अगर मैं याद करने की कोशिश करूंगा तो वो वैसे के वैसे रिकॉल नहीं हो पाएगी, कुछ कई बातें मिक्स हो जाती है। तो बखर और आमतौर पर मेमोरीज के ऊपर जो याददाश्त थी उसके आधार पर होती थी, लोग उस जानकारी सही है या नहीं है इसको टेस्ट करके नहीं देखते, जैसे कि आमतौर पर आजकल की हिस्ट्री में किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो होता था, एक के बाद एक जो घटनाओं का क्रम जो होता था, वो भी अच्छे से नहीं होता है, और कॉजेशन जो होता है, कारण मीमांसा, वो भी बहुत अच्छे से नहीं की होती है। बखर जो हमें मिली है, करीब करीब 200 के आसपास बखर मिली है कहते हैं। उसमें से कुछ पब्लिश हुई है, कुछ नहीं हुई है। पब्लिश की हुई 2-3 बखर मेरे पास में है। ये 3 बखर मेरे पास में है, आज एक आई है भाऊ साहेब वंशी बखर। तो ये तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, लोगों ने इसको निकाला, उसका संशोधन किया और फिर उसको पब्लिश किया। तो ये जो अलग अलग टाइप की बखर है, उसका भी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बायोग्राफिकल बखर एक होती है, मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाना, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, हम लोग जानते हैं उसको। चरित्रात्मक, तो ये जो सभासद बखर है जिसके बारे में हम लोग आज थोड़ी जानकारी और विस्तार में लेंगे, ये इस तरीके से बायोग्राफिकल बखर है, चरित्रात्मक बखर है, जिसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी दी है। तो कई सारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो थे, उनके बारे में चरित्रात्मक बखर, बायोग्राफिकल बखर हमें मिलती है, जैसे जैसे कि शिवाजी, शाहू और पेशवास के बारे में, कुछ कई पेशवास के बारे में। उसके बाद में ऑटोबायोग्राफिकल बखर होती थी। ऑटोबायोग्राफी आत्मचरित्रात्मक, पहले तो होगा चरित्रात्मक, जो आपका चरित्र किसी और ने लिखा, फिर आप अगर खुद अपना चरित्र लिखते तो ऑब्वियसली आत्मचरित्र होता है। तो इस तरीके से आत्मचरित्रात्मक बखर भी हमें कुछ लोगों की मिलती है। नाना फडणवीस, गंगाधर शास्त्री पटवर्धन, बापू कानू, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे मराठा हिस्ट्री में। फिर कुछ कुछ बखर ऐसी होती है जिसको मराठी में कहा जाता है कौटुंबिक बखर, मतलब बखर ऑफ अ फैमिली, जो उस फैमिली के बारे में हमें जानकारी दे। उदाहरण के तौर पर पेशव्यांची बखर, दैट मीन्स पेशवा की बखर, कायस्थ प्रभूंची बखर, भोसले वंशचरित्रम, नागपूरकर भोसल्यांची बखर, द बखर ऑफ नागपूरकर भोसले. सो these are the buckers which gives information about the particular family. Then some important events have happened in Maratha history, and those events have also inspired the historical writing. And one of the important event is, of course, the Battle of Panipat, the third Battle of Panipat. The Marathas lost the battle, and that was a kind of event which had prompted many people to write Bakhar. So this person, Kasiraj Pandit, he was Maharashtrian, but he was working under the Nawab of Awadh, and he has seen that battle, and then he wrote his account in Farsi. So this is translated from Farsi into English. So this is a Bakhar of Panipat. So there were important events like Panipat, Kharda, Vasai, the Treaty of Basin या वसई तह, जिसको हम लोग कहते हैं. So these are the important historical events in Maratha history, and there are Bakhars which were written to describe those events. Then there are buckers of कैफियत type. Now कैफियत means what? Giving an explanation. कैफियत का मतलब होता है आपके किसी कृति का समर्थन करना या किसी कृति का एक्सप्लेनेशन देना, तो उसको कहते हैं कैफियत. उदाहरण के तौर पर पानीपत का जो तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? जब इस बात को इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की गई, तो एक बात सामने आई कि होलकर जो थे, वो बहुत जल्दी रणभूमि छोड़कर भाग गए थे अपने सिपाहियों के साथ में, और उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट भी नहीं किया था जो मेन कमांडर इन चीफ थे भाऊ साहब पेशवा. तो उस कारण होलकर के ऊपर उनके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी. पीपल स्टार्टेड एक्यूजिंग हिम that you are probably responsible for this defeat of the Maratha. And in order to give explanation for his position, there was a person, a writer, who writes Holkar's opinion that there were certain compulsion that made him to run away from the battlefield for to protect the women.
Then Bhausahebanchi Kaifiyat is another Bakar written in 1762, which gives an explanation which tries to justify Bhau's action. There are many people who held that Bhausaheb Peshwa, he could not give effective leadership to the Marathas, and that is the reason Maratha lost that battle. But this Kaifiyat tries to explain his position that it is not so. He was helpless. Circumstances were beyond his control. Similarly, Holkar यांची कैफियत, गोविंदपंत बुंदेले यांची कैफियत. So the कैफियत kind of Bakar tries to give explanation. Generally, it is written by the person employed by that particular person or who was loyal to that particular historical character and tries to justify his action. Then, mostly Bakars are written on political matter, but then apart from the political matter, certain religious theme is also explored in some of the Bakar, and one of the example is Samarthanchi Bakar, Bakar of Samartha written by Hanumanta Swami, and this Samarthanchi Bakar gives information about Ramdas Swami, the Maratha Sant. Well, now this is depending on the topic or the subject that is handled by the Bakar. Then apart from that, the Bakars are also classified depending on the period. There were some Bakars written before Shivaji. There were certain Bakars written during Shivaji's period, and then there were certain Bakars written during Peshwa's period after Chhatrapati Shivaji. And Rajwade, he says that from 16th century to early 19th century, nearly 250 Bakars were written, and out of that 60 are already published. And among the oldest Bakar, the Bakar that is a Shalivahan Bakar. Now Shalivahan, it gives information about the Satvahana king of Maharashtra who had their capital at Paithan, and the Satvahana king, पानी आ रहा है क्या? अच्छा, Satvahana king, they ruled from 1st to 3rd century AD, and this Bakar is considered as the oldest one. It's very difficult to precisely point out when it was written. The Bakars written before Chhatrapati Shivaji were very less. For example, we have a couple of Bakar. For example, Mahikavtichi Bakar. This Mahikavti is the present day Mahim near Mumbai was known as Mahikavti. And this Bakar gives information about Konkan area from 12th to 15th century. Then Yadava's period, that is 12th to 14th century, we are coming across two important Bakars, that is Mahanubha Bakar and Hemad Pantanchi Bakar. Mahanubha Bakar obviously is more of religious nature, which gives information about the Mahanubha tradition. And then when the Maratha kingdom came into existence after 17th century, large number of Bakars were beginning to be written. And Chhatrapati Shivaji, the founder of the Maratha Empire, he is the central theme. वो मुख्य रूप से कई सारे बखरों का विषय रहा है, उनके बारे में कई सारे बखरकारों ने लिखा है. एंड फ्रॉम 17 टू 19th सेंचुरी करीब करीब 7 बखर छत्रपति शिवाजी के ऊपर लिखी है. तो अभी जो बखर की अलग अलग टाइप मैंने आपको बता दिया, बखर लिटरेचर किस में लिखा जाता है, मोडी लिपि में लिखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया. अभी जो एक इम्पोर्टेंट बखर है सभासद बखर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ये पब्लिश फॉर्म है सभासद बखर. ये सभासद बखर ने इसका नाम रखा है आद्य छत्रपती श्री शिवाजी राजे यांचे चरित्र. So he titled his book as Chhatrapati Shiva Chhatrapati Charitra, that is biography of Shiv Chhatrapati, but as it is written by a person called Krishnaji Ananta Sabhasad. Sabhasad was a post, so he was a member of Chhatrapati Shivaji's council, and it is also because of his name or his designation, it is generally referred as Sabhasad Bakar. Sabhasad, Krishnaji Ananta Sabhasad, he was having a very thorough knowledge of southern part of India, because just after coronation, when Chhatrapati Shivaji goes on expedition to south, he establishes a diplomatic relationship with Golconda, the Sultan of Golconda, and then he keeps some people as his representative in the court of Golconda. And this Krishnaji Ananta Sabhasad was one of the person who remained in Golconda court as representative of Shivaji. There were a number of people. He was not, of course, head, but he was there as one of the party, Maratha party, who lived at Golconda. And then later on, when Rajaram became Chhatrapati and he has to
escaped from Maharashtra to take shelter at Genzi. He took this Krishnaji another Sabasad with him to south, and then on the instruction of Chhatrapati Rajaram, this Krishnaji another Sabasad, he wrote his Bakhar from 1694 to 1697. So you see, 1680 Chhatrapati Shivaji has already died, and he starts writing 14 years after that and finishes it in 1697. Uh, so as it is mostly based on memory. Now, just to take an overview of this Bakar, the Bakar is having 40 chapter. It's written, it is mentioned in the Bakar that this person, Krishna Jananta, is writing it on the instruction of Chhatrapati Rajaram, and he gives information about Shivaji's ancestors, information about the different major events of Shivaji's life, like Shivaji's early conquest. Then Afzal Khan was sent against Shivaji by Adil Shahi. I'm sure you know about all these episodes a little bit. We study in the school itself. स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं. आपको थोड़ा डिटेल में हम लोग subsequently पढ़ते जाएंगे. But these are the important events like Afzal Khan coming, then Shivaji's wars with Adil Shah and Mughal, then Jai Singh and Diler Khan were sent by Aurangzeb against Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji was compelled to sign Treaty of Purandar, and then he later on traveled to Agra. आगरा में उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको बंदी बनाया जाता है, वहां से वो छूट जाते हैं. उसके बाद में छत्रपति शिवाजी फिर सूरत लूटते हैं. देन ही गोज ऑन एक्सपीडिशन टू साउथ. अभी जैसे मैंने बताया, गोलकोंडा के सुल्तान के साथ में उनका अंडरस्टैंडिंग होता है. देन संभाजी, हिज ओन सन, ही रिबेल अगेंस्ट हिज फादर, रिबेल अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी एंड जॉइंस दिलेर खान. देन हाउ द फोर्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड, एंड फाइनली डेथ ऑफ शिवाजी. So how Shivaji is portrayed by Sabasat Bakhar. Bakhar, as I said earlier, they are not a very reliable historical account. There is a lot of tendency of the author to eulogize or to praise the hero. और वैसे ही यही सभासद भी यही करता है. सभासद कहता है कि जो प्राचीन क्षत्रिय की कल्पना थी, उस कल्पना से छत्रपति शिवाजी प्रेरित थे. एंड जैसे कि अफजल खान से भेंट करने के लिए जब छत्रपति शिवाजी जाते हैं, तो कुछ लोग उनको कहते हैं कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. तो छत्रपति शिवाजी भगवत गीता का एक जो श्लोक है, वो उसका उल्लेख करते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि महिम. उसका अर्थ होता है कि क्षत्रिय का एक कर्म है कि वो युद्ध से पीछे नहीं हटना. ये अगर युद्ध होगा, युद्ध में अगर वो जीतता है तो उसको राज्य मिल जाएगा, और अगर मृत्यु होती है तो स्वर्ग में जाएगा. ये एक कल्पना हुआ करती थी क्षत्रियों के कर्तव्य के बारे में प्राचीन भारत में, और उसी कल्पना का उल्लेख वास्तव में छत्रपति शिवाजी ने ये बात कही है या नहीं कही है हमें नहीं पता है. लेकिन छत्रपति शिवाजी का चित्रण अवश्य रूप से उसी तरीके से किया गया कि वो प्राचीन क्षत्रियों के जो आइडियल थे, क्षत्रियों के जो विचार थे, उससे वो प्रभावित थे. और बाद में पुराणों से भी कई सारे एग्जाम्पल्स ये इतिहासकार, ये बखरकार लेते हैं, और महारामायण महाभारत से भी उदाहरण लेते हैं. और उसी तरीके से अपने जो उनके जो कंटेम्पररी हीरो थे छत्रपति शिवाजी, उनको चित्रित करने की कोशिश करते हैं. उदाहरण के तौर पर अफजल खान और छत्रपति शिवाजी का जो द्वंद्व हुआ और जो संघर्ष हुआ, उसमें छत्रपति शिवाजी को महाभारत का भीम की तरह छत्रपति शिवाजी थे, इस तरीके का वर्णन किया गया है. और अफजल खान जो थे, वो दुर्योधन की तरह थे. ऑब्वियसली दुर्योधन वाज इविल पर्सन. छत्रपति शिवाजी को इनकारनेशन ऑफ शिवा, शिवा जो हिंदू गॉड है, उनके वो इनकारनेशन, वही धरती पर वो आए हुए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए. इस तरीके से का वर्णन हमें मिलता है छत्रपति शिवाजी को मंदिर. और लेकिन एक बात है कि जो एक लिबरल एटीट्यूड जो रहा है बाय एंड लार्ज भारतीय धार्मिक ट्रेडिशन का, जिसको हम लोग आमतौर पर हिंदुइज्म कहते हैं, उसका भी प्रतिबिंब छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में दिखता है. उन्होंने धर्म को प्रोटेक्ट करने की तो कोशिश की, लेकिन भेदभाव नहीं किया. हाँ, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि मंदिरों के साथ साथ में छत्रपति शिवाजी मस्जिद और दरगाह को भी दान देते थे. उनकी मिलिट्री पॉलिसी के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है कि अपने जो सिपाही होते थे, अपने जो सेनापति होते थे, उनको बहुत कड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि युद्ध के समय में किसी भी स्त्री को आपको परेशान नहीं करना है, ब्राह्मण और गाय को भी नहीं पकड़ना है. उसके बाद में छत्रपति शिवाजी ने कई जगहों पर जो है जिसको हम लोग कहते हैं ना, छल और कपट से भी अपने शत्रु को जीता है. इस बात के बारे में भी वो लिखते हैं. उदाहरण के तौर पर जो मोरे रूलर थे जावड़ी के,
उनके लिए एक मीटिंग के नाम से छत्रपति शिवाजी कुछ लोगों के साथ में वहां गए और वहां उनको मर्डर कर दिया। तो ये बात भी लिखते हैं, छल और कपट भी छत्रपति शिवाजी ने इसका इस्तेमाल किया, ये बात भी सभासद अपने इस किताब में लिखते हैं, सभासद बखर में लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उस समय की जो मानसिकता थी जिसमें सुपरस्टिशियस अंधविश्वास काफी था, वो अंधविश्वास का प्रतिबिंब भी हमें दिखता है। उदाहरण के तौर पर जब तुळजापुर के भवानी के मंदिर में अफजल खान जाता है और उस मूर्ति को तोड़ता है, उसका उद्देश्य था कि मैं अगर मूर्तियां तोड़ूंगा, मंदिरों को भ्रष्ट करूंगा, तोड़ थाड़ करूंगा, तो शायद छत्रपति शिवाजी जो कि प्रतापगढ़ पर छुपे हुए हो वहां से नीचे आ जाएंगे और मेरे लिए युद्ध करना आसान हो जाएगा। तो वो भवानी के उस मूर्ति को तोड़ता है और उसके बाद में एक आकाशवाणी होती है कि तूने वो जो भवानी देवी थी वही बोलती है कि तूने मेरा मंदिर तोड़ा है, मेरी मूर्ति तोड़ी है, तो आज से 21 दिन के बाद में तेरा वध हो जाएगा। 21 दिनों के करीब करीब 21 दिनों के बाद ही अफजल खान का वध भी होता है। लेकिन ये स्टोरी को हम लोग तो इतिहास के छात्र हैं, हम हर हर चीज को एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं और केवल वही बातें इतिहास में लिखी होनी चाहिए जिसका प्रमाण मिले। और ये घटना आमतौर पर अंधविश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि आकाशवाणी होना और मूर्ति टूटने के बाद में देवी ने श्राप देना वगैरह, ये बातें भी इसमें हमें दिखाई दे मिलती है। ये इसका मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू दैट द बखर्स आर हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ। उसी तरीके से छत्रपति शिवाजी के शरीर में देवी का संचार होता था, भवानी का, ये बात भी इस बखर में लिखी हुई है। और उसी तरीके से ये जो सारा जो घटना का वर्णन है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एक्टर्स हमें मिलते हैं, एक होता है छत्रपति शिवाजी और एक है औरंगजेब। तो औरंगजेब से हमेशा उसकी लड़ाई नहीं होती, इवन व्हेन छत्रपति शिवाजी वाज फाइटिंग अगेंस्ट आदिल शाह, फाइटिंग अगेंस्ट अफजल खान, औरंगजेब की रिएक्शन के बारे में उसमें जानकारी देती है कि जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी का पावर बढ़ते चला गया, Aurangzeb was feeling very uncomfortable with the growing power of Chhatrapati Shivaji, and that is described by Sabasad. So इसकी अगर हम समरी करते हैं तो सभासद हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू सम इवेंट्स एंड ही हैज इग्नोर्ड सर्टेन इवेंट। छत्रपति शिवाजी के जन्म के बारे में कोई तारीख उन्होंने नहीं दी है, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो गलत हो गया, ऑब्वियसली याद करके वो लिख रहे थे 14 साल बाद, तो ऊपर नीचे कुछ होना ही है। लेकिन छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी देने वाली जितने भी बखर है उसमें से ये सबसे विश्वसनीय है, ऐसे आमतौर पर इतिहासकारों का मानना है। प्रशासकीय व्यवस्था और आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार से थी उसके बारे में ये बहुत अच्छे से जानकारी देती है। और जैसे कि अ, जो लेखक को राजा राम ने अपने दरबार में रखा था, राजा राम ने उसको लिखने के लिए कहा था, तो ये राजा राम के बारे में ज्यादा फेवरेबल ओपिनियन है, संभाजी के बारे में उसका ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं है। संभाजी और राजा राम दो भाई थे, सौतेले भाई। और हम लोग अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर आपने भी ये पढ़ा होगा कि कुछ लोग संभाजी के बदले में राजा राम को छत्रपति करना चाहते थे, और उसके बाद में वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, छत्रपति संभाजी जब छत्रपति बने तो उन्होंने राजा राम को कैद में डाल दिया था और संभाजी की मृत्यु के बाद ही राजा राम कैद से छुड़ाया गया। ये हो गया सभासद बखर के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बखर जो है वो है 91वीं कलमी बखर, 91 कलमी बखर, क्योंकि इसमें 91 कलम है। 91 कलम मतलब क्या, एंट्रीज वन आफ्टर अनदर, यू कैन सी द इंडेक्स हियर, आई विल शो यू द इंडेक्स, आर यू एबल टू सी दिस? एक दो तीन चार ऐसे लिस्ट लिस्ट दिया है। अभी 91 कलम मतलब क्या, एक एक एंट्री के, एक एक एंट्री को उसने नाम दिया है अलग अलग। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मालोजी भोसले, शिवाजी के एंसेंटर, उनका कलम एक। फिर उसके बाद में शाहजी के जन्म के लिए वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते, वो कलम नंबर 2। फिर शाहजी का जो विवाह होता है वो कलम नंबर 9। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुकाई के साथ में उनका विवाह होता है और एक विवाह, वो कलम नंबर 21। इस तरीके से वो लोगों ने वो इन्होंने लिखा है। दिलेर खान की मृत्यु हो गई, वो कलम नंबर 62। संभाजी वापस आ गया, कलम नंबर 61।
इस तरीके से एक उन्होंने नंबर एक देके उसकी जानकारी लिखी, फिर नंबर दो लिख के दूसरी जानकारी लिखी, तो उसको कलम कहा जाता है। तो ये इक्यानो कलमी बखर आमतौर पर मानी जाती है। और इस बखर एक इसकी एक जो हैंड रिटन कॉपी मिली है वो रायरी इस प्लेस पे मिली है, उसमें 96 कलम है, 96 एंट्रीज है उसमें। और ओरिजिनली ये जो बखर है, ये छत्रपति शिवाजी के दरबार में एक दत्ताजी त्रिमल वाकनबीस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो ओरिजिनल मिली नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कई सारी बखर जब रायगढ़ का जो दफ्तर जलाया गया मुगलों द्वारा, उसमें वो नष्ट हो गई होगी, लेकिन उसकी एक कॉपी जो बना के रखी थी खंडोजी आवजी मालकरे, इसके पास में ये बाद में मिली 1720-1740 में, छत्रपति शिवाजी के करीब करीब 40-50 साल बाद। इसके 6 हस्तलिखित प्रतियां मिली है। और ये जो प्रति मिली है खंडो अन्नाजी मालकरे, ये आमतौर पर स्वीकृत है, लोग इसको रेफर करते हैं, और ये उसी को पब्लिश किया गया है। तो इसमें भी पहली बखर की तरह इसमें भी बहुत सारा सुपरस्टिशियस, बहुत सारी अंधश्रद्धा, बहुत सारे लीजेंड हमें मिलते हैं। इसका फारसी में ट्रांसलेशन जरूर मिलता है, तारीख शिवाजी नाम से। और जदुनाथ सरकार कहते हैं कि सभासद बखर के बाद में ये एक महत्वपूर्ण बखर है जो कि छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कंटेंट क्या है कि जो शिवाजी के एंसेंटर्स थे, पूर्वज जो थे मालोजी, वहां से शुरू होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर शाहजी का जो विवाह हुआ जीजाबाई से, लखोजी यादव की ये बेटी थी, जो कि सरदार निजाम शाही के एक बहुत इंपॉर्टेंट सरदार थे, उनसे जब इनका विवाह हुआ, तो उसके बारे में जो स्टोरी है कि होली खेली जा रही थी, लखुजी यादव तो बड़े सरदार थे, और ये उनके दरबार में शाहजी के पिता मालोजी भोसले ये नौकरी करते थे। तो उनका जो बेटा था शाहजी, और जीजाबाई दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, जब ये आपस में होली खेलने लगे, तो लखू जी के मुख से निकल गया कि ये कितने अच्छी जोड़ी लगती है। और उसी को फिर मालो जी ने कहा कि चलिए, आपने तो आज होली के दिन प्रॉमिस कर दिया कि आपकी बेटी मेरे बेटे की पत्नी बनेगी, मेरी बहू बनेगी। और उसी बात से फिर आगे इनका विवाह हो गया, सबके सामने ये बात कही गई। तो लखू जी यादव भी पीछे नहीं हट सके, उनके मुख से यह शब्द निकला, लेकिन वो नाखुश थे क्योंकि वो बड़े सरदार थे, और मालोजी भोसले जो थे वो कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थी। और उनका जीजाबाई का विवाह तो हो गया शाहजी के साथ में, लेकिन शाहजी और लखूजी, जीजाबाई के पिता और जीजाबाई के पति, इनकी आपस में कभी पटी नहीं, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। लखोजी यादव जो है बाद में आदिल शाह में चले गए, और शाहजी निजाम शाही को बचाने की कोशिश करते रही, और इनमें आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। फिर निजाम शाही जब नष्ट हो गई, ये सारी जानकारी इसमें हमें मिलती है इक्यानो कलमी बखर में, जो मैंने अभी आपको सब बताया। शाहजी ने फिर निजाम शाही छोड़ के बीजापुर में उन्होंने नौकरी कर ली। फिर मुगलों ने उन्हें कहा था कि शाहजी को आप दक्षिण में दूर भेजिए, महाराष्ट्र से दूर भेजिए, और आदिल शाह ने उनको दक्षिण में भेजा। और दक्षिण में शाहजी ने जो जीत हासिल की, और उस जीत को चलते शाहजी की जो प्रशंसा हो रही थी, शाहजी की जो ग्रोथ हो रही थी, उसके कारण बाजी घोरपड़े नाम का एक मराठा सरदार था, वो उनसे काफी जलता था, वो भी आदिल शाह के दरबार में था। लेकिन शाहजी और एक दूसरा आदिल शाह का सेनापति रंदुल्ला खान, इनकी मैत्री अच्छी थी, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर शाहजी के बारे में होने के बाद में ये जो बखर है छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी देता है। जैसे पुणे जावड़ी, इसको उन्होंने जीता। फिर अफजल खान का जो आक्रमण था, फिर फजल खान उसका बेटा, वो अफजल खान का, उन्होंने जब आक्रमण किया, शाहिस्ते खान को जब भेजा गया मुगलों के द्वारा, जय सिंह जब आए, उसके बाद में पुरंदर का जो पुरंदर की संधि जो हुई, उसके बारे में। एंड आफ्टर दैट शिवाजीज विजिट टू आगरा, संभाजी ने जो अपने पिता के खिलाफ रिबेलियन किया था, उसके बाद में शिवाजीज कोरोनेशन, एक्सपीडिशन टू साउथ, एंड मीटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट विद एकोजी। जो शिवाजी के सौतेले भाई थे, वो वहां पर तंजौर में राजा थे, उनसे छत्रपति शिवाजी की मीटिंग और उनका जो संघर्ष हुआ, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। और उसी तरीके से छत्रपति शिवाजी ने भी यहाँ पर भी कुछ छल और कपट किए, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर संभाजी कावजी नाम का एक शिवाजी का सरदार था, वो शिवाजी को छोड़ के चला गया, तो छत्रपति शिवाजी ने उसकी हत्या करवा दी, प्रतापराव गुजर ने उसकी हत्या कर दी, ये कहते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बखर है वो है चिटनीस बखर। चिटनीस बखर ये काफी बाद में लिखी गई, मल्हार रामराव चिटनीस इसके लेखक थे, और 1810 के बाद आसपास ये लिखी गई। और ये जो बखर लिखी गई, ये जो
कोल्हापुर के सॉरी सातारा के जो बाद के जो राजा थे छत्रपति शाहू, उनके आज्ञा के अनुसार ये लिखी गई। और ये सभासद बखर से इन्होंने बहुत सारी जानकारी ली है चिटनीस बखर में, ज़्यादा एलाबोरेट है, ज़्यादा बड़ी है। एंड ये संभाजी के काफ़ी खिलाफ थे, जो मल्हार राव चिटनीस, क्योंकि संभाजी ने उनके एक पूर्वज की हत्या कर दी थी। एंड अर्थात छत्रपति शिवाजी को ये बहुत उनके उनकी प्रशंसा करते हैं। वेल, तो ये हो गया छत्रपति शिवाजी के समय के महत्वपूर्ण बखर। और उसके बाद में जो पेशवा के समय मराठों का राज्य जब सब तरफ फैलने लगा, तो कई सारी बखरें ली गई, बखरें लिखी गई। और पानीपत का जो युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, और उसके आधार पर भी बहुत सारी बखरें लिखी गई। उदाहरण के तौर पर रघुनाथ यादव ने पानीपत की बखर लिखी। फिर भाऊ साहब की बखर एक बखर है, श्रीमंत भाऊसाहेब यांची कैफियत। कैफियत क्या होती है मैंने बताया आपको शुरू में ही। होळकरांची थैली, होळकरांची कैफियत, होळकरांची कैफियत, जैसे कि पानीपत से होलकर क्यों विड्रॉ हो गए, ये उसके बारे में जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है। और काशीराज पंडित, ये बखर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पानीपत की बखर ये फारसी में लिखी है, और बाद में इसको ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो उनकी इस उसमें से एक बखर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, भावसाहेबंची बखर। तो ये भावसाहेबंची बखर क्या करता है, किस बारे में जानकारी देता है कि पानीपत के लड़ाई में मराठों की हार क्यों हो गई, इसका विश्लेषण ये करता है। फिर उसमें उत्तर भारत में जब मराठों का साम्राज्य फैलने लगा, साथ साथ में उत्तर भारत में मराठों के जो दो महत्वपूर्ण सरदार थे, शिंदे और होरकर, इनका आपस में संघर्ष क्यों शुरू हो गया, उस संघर्ष की जानकारी देती है। फिर युद्ध से पहले, पानीपत की लड़ाई से पहले, जो उत्तर भारत का राजनीतिक वातावरण था उसके बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के तौर पर अवध का नवाब जो था पहले मराठों के साथ में था, फिर मराठों को छोड़ के वो अहमद शाह अब्दाली को मिल गया। वहां पर रोहिला एक बहुत बड़ी पावर थी। राजपूत और जाट, इनके क्या मराठों के साथ में ग्रीवेंसेस थे, और वो कैसे वो मराठों से दूर चले गए, इसकी जानकारी देता है। भाऊ साहब पेशवा, जो कि मराठों का मुख्य कमांडर था, उसने क्या क्या गलतियां की, होलकर के साथ में उसके मतभेद थे, ये सारी जानकारी वो देता है। और किस तरीके से मराठे जब शुरू में नॉर्थ में गए अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो शुरू में उनमें काफी उत्साह था, काफी जोश था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया और एक जगह पर वो घेर लिए गए, तो उस तरीके से उनका उनका जो उत्साह था वो समाप्त हो गया, और निराशा सारे कैंप में फैलने लगी। और कैंप की कैसे दुर्दशा होने लगी, कैंप में खाना भी ना मिलना बंद हो गया, ये सारी जानकारी देते हैं। और उसके बाद में मराठों की हार, और उसके बाद में जो मराठे पानीपत से अपनी जान बचाकर भागने लगे, और उनको फिर चेज करके उनकी हत्याएं कर दी गई, उसकी भी जानकारी देती है। उसकी भी जानकारी ये बखर देती है, भावसाहेबंची बखर। और पानीपत की जो हार थी उससे मराठों का कितना डैमेज हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। लास्टली, टू सम अप, most of the Bakhar, they use the material that is handed down from generation to generation in the oral form. So the reliability is questionable, and it is generally reflective of what the Marathas they think about their heroes. मराठे अपने हीरो के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। डेट और नेम में इनकन्सिस्टेंसी हमें मिलती है। और विका राजवाड़े, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मराठा हिस्टोरियन थे। वो उनका बहुत लो ओपिनियन है बखर के बारे में। बखर के बारे में वो कहते हैं कि इट इज अ फुल ऑफ मीनिंगलेस वर्बोसिटी, मीनिंगलेस एक्सैगरेशन है, फ्रेगमेंटेड है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वेग है, अनरिलायबल है। सर जदुनाथ सरकार, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर काफी काम किया। वो भी ये कहते हैं कि बखर्स आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ गोसिप एंड ट्रेडिशन, एंड इट्स नो बेटर देन ओपियम ईटर टेल्स। जो लोग नशा करके बातें करते हैं, वो उस तरीके का वर्णन हमें बखर में मिलता है। नेवरदलेस, अभी कुछ दिन पहले ही एक किताब आई है प्राची देश पांडे की, क्रिएटिव पास, तो इसमें जरूर इन्होंने बखर का क्या महत्व है, नो डाउट उसमें एग्जैगरेशन तो जरूर है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस भी है। इस किताब के लिए प्राची देश पांडे को इन्फोसिस अवार्ड मिला है 2020 में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस बुक। थोड़ा काफ़ी स्कॉलरली है, काफ़ी एक दो बार पढ़ने के बाद में समझ में आएगा, बट नेवरदलेस इट इज़ अ वेरी गुड टेक। सो हियर आवर डिस्कशन ऑन बकर एंड्स। If you are having any doubt, you can ask me.